हेलो, वेलकम टू माय जावा ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम फॉर ईच लूप के बारे में बात करेंगे। इन्हें हम इन्हांस्ड फॉर लूप भी बोलते हैं। प्रोग्रामिंग इज़ वेरी इजी, ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो फॉर ईच लूप क्या होते हैं? यूज्ड इन केस ऑफ एरे और कलेक्शन इन जावा टू ट्रैवर्स द एलिमेंट। जैसे कि एरे और कलेक्शन में हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को। तो जो फॉर लूप है वो क्या करेगा, वो ट्रैवर्स करता है इन्हीं एलिमेंट्स को। It eliminates the possibility of bugs and make the code more readable. It traverses each element one by one, that's why named as for each loop. But इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक क्या है कि it cannot traverse the element in reverse order and we do not have the option to skip any element. एग्जाम्पल के लिए कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है एरे टाइप का, तो उस केस में क्या होगा, जो एरे के ईच एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के होंगे, उसी टाइप के होंगे जिस टाइप का वो एरे है। तो सबसे पहले उन सारे एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को यूज करेंगे जो सारे एलिमेंट को वन बाय वन क्या करेगा, ट्रैवर्स करेगा। जैसे कि हियर इन दिस केस ईच एलिमेंट ऑफ एरे ARR इज ऑफ टाइप इंट। So to process each element one by one, we have to declare a variable of type int. जो इसका सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से आता है कि फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन, देन जो हमारा एरे होता है वो, और उसके बाद बॉडी ऑफ फॉर ईच लूप। वेरिएबल डिक्लेरेशन इज यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल विच टेक्स एलिमेंट वन बाय वन फ्रॉम एरे और कलेक्शन। इसके लिए हम प्रोग्राम बना लेते हैं। तो एडिट प्लस प्लस ओपन करते हैं। पहले हमने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया था, इससे आपको चीज़ें सही से क्लियर हो जाए। और मान लीजिए इसके अंदर हमने बनाया एक वेरिएबल, या फिर हम बाहर ही डिक्लेयर कर देते हैं। ये किस टाइप का हो जाएगा, ये हो जाएगा इंस्टेंस 10, 20, 30, 40, 51। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर ईच लूप को यूज करना है। तो फॉर, अब आप देखिए कि ये जो एरे है इसका जो एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों एलिमेंट किस टाइप के, इंटीजर। तो अगर जो सबसे पहला एलिमेंट है इसे अगर हमें प्रोसेस करना है तो हमें किस तरह का वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंटीजर टाइप का। तो हमने ले लिया इंटीजर एलिमेंट, क्योंकि क्या है, ये एलिमेंट है किसका, एरे का। एलिमेंट किसके अंदर, ARR के अंदर। हमने क्या करा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है जिसका नाम क्या है, एलिमेंट। किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। क्यों, क्योंकि एरे भी किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का। तो इसे हम बोलते हैं कि फॉर ईच एलिमेंट किसके अंदर, ARR के अंदर। और हमें क्या करा देना है, प्रिंट करा देना है क्या, वो एलिमेंट। आपको वो चीज़ें सोचनी नहीं है कि सबसे पहले आपको इंडेक्स रीड करना है, इंक्रीमेंट कराना है, कुछ नहीं, केवल ये सिंपल सिंटेक्स। अब इसे हम सेव करा दें। इसका नाम हम दे देते हैं फॉर ईच डॉट जावा। कमांड प्रॉम्प्ट G ड्राइव CD जावा प्रोग्राम्स CLS जावा C एंड फॉर ईच डॉट जावा। कंपाइल एंड जावा हेलो। ओ सॉरी, हमने यहाँ पर मेथड तो कॉल कराया ही नहीं है। तो न्यू हेलो डॉट टेस्ट। कभी कभी प्रोग्राम बनाने की इतनी जल्दी होती है कि छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। कंपाइल, ये आ गई 10, 20, 30, 40, 51। तो आपने देखा कि कितना सिंपल है फॉर ईच लूप। अगर मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू डिफरेंट होती, जैसे कि हमने वैल्यू दे रखी है स्ट्रिंग, इस केस में दे दी हमने हेलो, हाउ आर यू, बाय। गुड नाइट, ये हमने वैल्यू दे दी स्ट्रिंग। कंपाइल, हेलो हाउ आर यू, बाय एंड गुड नाइट।
अब अगर मान लीजिए जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि एरे क्या होता है, मल्टी डायमेंशन भी होता है। तो इस केस में अगर यहाँ पर क्या है, 2 डायमेंशन, अगर 2 डायमेंशन है तो आपको ये याद रखना है कि जो एरे है उस एरे के अंदर भी क्या होंगे, एरे होंगे। स्ट्रिंग थोड़ी बड़ी वैल्यू हो जाती है इसलिए हमने इंटीजर ही ले लिया, ज़्यादा हमें लिखना पड़े इससे बढ़िया है कि कम वैल्यू हमें इनपुट करानी पड़े। तो मल्टी डायमेंशन में आपको सिंपल ये समझना है कि अगर हमारे पास 2 डायमेंशन एरे है तो हमारे पास एक एरे के अंदर दूसरा एरे होगा। तो इस केस में अगर इसे हमें डिफाइन करना है तो एक एरे के अंदर ये दूसरा एरे, और एरे कितने भी हो सकते हैं। मान लीजिए हमने 3 एरे दे दिए और इन एरे के अंदर हमने वैल्यू डाल दी 12, 13 एंड 14। इधर डाली 112, 134, 124 एंड 35, सॉरी 32। अब यहाँ पर हमने वैल्यू डाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हो गया 2 डायमेंशन एरे। आपको केवल क्या समझना है, एक एरे के अंदर दूसरा एरे। अब आप अगर देखिए तो ये जो एरे है, इस एरे के अंदर क्या है, इस एरे के अंदर एरे आ रहे हैं। यानी कि अगर एक एरे की बात करें तो उसके जो एलिमेंट है वो भी किस टाइप के हैं, वो हैं एरे टाइप के। तो हमने क्या करा, स्ट्रिंग एरे एलिमेंट, और ये एरे एलिमेंट किस टाइप के हैं, ये भी एरे हैं। किसके अंदर, ए आर आर के अंदर। अब हमें क्या मिल गया, एरे एलिमेंट मिल गया, यानी कि एक एलिमेंट मिल गया। फिर जब ये रीड हो जाएगा तब दूसरा एलिमेंट मिलेगा, फिर जब ये रीड हो जाएगा तब तीसरा एलिमेंट मिल जाएगा। अब ये जो एलिमेंट मिला है ये किस टाइप का है, ये भी एक तरह का एरे ही है। एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो इसका टाइप होगा वो क्या होगा, इंटीजर। क्यों, क्योंकि जो एरे का टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। अब यहाँ पर हमें एरे मिल ही चुका है, तो अब इस एरे के जो एलिमेंट हैं उसे अगर हमें रीड करना है तो किसके अंदर, एरे एलिमेंट के अंदर। यहाँ पे हमने ब्रेसेस नहीं लगाए क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट अलाउड होता है। अगर हम इसे सेव करेंगे और अब इसे कंपाइल कराएंगे तो कंपाइल, ये देखिए वैल्यू आ गई सारी। अब अगर आपको ये थोड़ा और अच्छी तरह से बनाना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, जब भी आप इसे प्रिंट करा रहे हैं तो आप यहाँ पर यूज़ करिए system.out.print, और इसके बाद हम दे देते हैं एक टैब, और हमने इसके बाहर जब ये दूसरे एलिमेंट दूसरे एरे के लिए जाएगा तब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब इसे हमने सेव करा दिया, तो जब हम इसे कंपाइल करेंगे देखिए वैल्यू आ रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को और लॉजिक को लिख रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल लॉजिक था। अगर आप ट्रेडिशनल फॉर लूप या फिर वाइल लूप के ज़रिए जाते तो आपको इंटीजर आई, इंटीजर जे, 2 इंडेक्स रीड करने पड़ते, और उससे फिर क्या है, कॉम्प्लिकेसी आती है हमारे कोड में। अब अगर मान लीजिए जो एरे है वो क्या है, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मीन्स एक एरे के अंदर एरे और उसके अंदर भी एरे, यानी कि ये जो एरे था इसके अंदर भी क्या हो जाएंगे, एरे हो जाएंगे। इसमें हमने 2 एरे क्रिएट करे, इसमें हमने एक ही एरे क्रिएट करा है, और इसके अंदर हमने क्या करा, 3 एरे क्रिएट करे। आपको जो स्ट्रक्चर बनाना है बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाना है। मान लीजिए इसमें हमने क्या करा, 1, 2, और जो दूसरी वैल्यू डाली ये डाली 3, 4, 5। जो है ये वाला इसमें 21, 31। अब जो ये वाला है इसके अंदर हमने डाली 234, 345, 651। दूसरे में डाली हमने वैल्यू 231, और इसमें डाली 345 एंड 234। जो पहला वाला था उसमें हमने क्या करा, सिंगल एलिमेंट ले लिया है, दूसरे वाले में हमने 2 डिजिट में ले लिए हैं, तीसरे वाले में 3 डिजिट में ले लिए हैं। इससे आपको चीज़ें
आसानी से मालूम पड़े। तो अब यहाँ पे जो एरे था वो किस टाइप का था, इंटीजर, और जब हम इस एरे के एलिमेंट को रीड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 डायमेंशन एरे, और इसका हमने नाम दे दिया एरे एलिमेंट 1। अब जब हम इस एरे एलिमेंट 1 को रीड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरे एलिमेंट 2, और जो कि क्या होगा, सिंगल डायमेंशन एरे। फिर जब हम इसे रीड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक एलिमेंट। इसे अगर हम सेव कराते हैं और जब हम इसे कंपाइल कराएंगे तो ये आ गया, ये वैल्यू आ गई और इधर ये वाले आ गए। तो प्रोग्रामिंग ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको 4 डायमेंशन बनाना हो तो फिर एक एरे, उसके अंदर दूसरा एरे, उसके अंदर तीसरा एरे, और तीसरे के अंदर फिर आपको 4th डायमेंशन एरे डिफाइन करना होगा। जो इन्हांस्ड फॉर लूप है उसके साथ एक एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पर आपको क्या है कि ज़्यादा प्रोसेसिंग में कोड को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। आपने ये देखा होगा कि जो मैंने यहाँ पे साइज डिफाइन करा है या फिर जो एरे लिए हैं वो अनइवन साइज़ के लिए हैं, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं एरे के अंदर वो भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज़ करेंगे तो उसके केस में क्या है, काफ़ी सारी लिमिटेशंस होती हैं, तो वो यहाँ पर कोई भी नहीं है। और आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आप 3 डायमेंशनल एरे के एग्जांपल्स भी देखेंगे इंटरनेट के ऊपर या फिर किसी भी ब्लॉग वगैरह पे, तो आपको बहुत ही कम मिलेगा। लेकिन जब भी हमें मल्टीपल डेटाबेसेस के साथ वर्क करना होता है या फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना होता है तो उस केस में 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन एरे यूज़ करने ही पड़ते हैं। तो अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो आपको इस तरह के एरे यूज़ करने पड़ेंगे, और वो बहुत ईजिली भी क्रिएट हो जाते हैं। आपको केवल क्या करना है, डेटा सेट को इनपुट कराना है सही तरह से। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, अगर आपको डेटा को प्रोसेस करना है तो उस केस में आप फॉर ईच लूप को ही यूज़ करिए, क्योंकि डेटा या तो एरे के फॉर्म में होगा या फिर आपको कलेक्शन के फॉर्म में मिलेगा। आप 1 बाय 1 डेटा को प्रोसेस करेंगे तो वो तो वेरिएबल के जरिए भी हो जाता है। तो जो फॉर ईच लूप है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल लूप है। बस आपको क्या करना है, उसके सिंटैक्स को समझना है, उसकी लिमिटेशन देखनी है, और उसके डिसएडवांटेज आपको मालूम होने चाहिए कि किस किस केस में उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। बाकी जो फॉर ईच लूप होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लूप होता है और बहुत ईजिली इम्प्लीमेंटेबल होता है। होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं, या फिर आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.learn2onelabs.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।